हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स, मतलब एल्केन के सामान्य भौतिक गुणों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चार कार्बन चार कार्बन परमाणु तक के एल्केन कमरे के ताप पर रंगहीन तथा गंधहीन गैस हैं, लेकिन C5 से C17 मतलब कार्बन संख्या जिनकी 5 हो और कार्बन संख्या 17 तक के एल्केन रंगहीन तथा गंधहीन द्रव हैं और इसके ऊपर रंगहीन और गंधहीन ठोस है। मतलब C1 से C4 तो रंगहीन गंधहीन गैस, C5 से C17 रंगहीन गंधहीन द्रव और इसके ऊपर रंगहीन और गंधहीन ठोस होते हैं। एल्केन अध्रुवीय अणु होने के कारण जल में लगभग अविलीय होते हैं क्योंकि नॉन पोलर होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में ये विलय होते हैं। इनके क्वथनांक, गलनांक एवं घनत्व कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ते जाते हैं। एक कार्बन परमाणु की वृद्धि पर लगभग 20 केल्विन क्वथनांक बढ़ जाता है, परंतु गलनांक में वृद्धि नियमित नहीं होती है। जैसे कि आपको इस सारणी में दिखाई दे रहा है कि क्वथनांक में किस तरीके से वृद्धि हो रही है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम जो बात करेंगे अब इस बारे में, सम संख्या में कार्बन परमाणु युक्त एल्केन का गलनांक अपने से एक नीचे एवं एक ऊपर विषम संख्या में कार्बन परमाणु युक्त एल्केन के गलनांक से उच्च होता है। कारण क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सम एवं विषम कार्बन परमाणु युक्त एल्केनों में कार्बन परमाणु की व्यवस्था को इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये विषम परमाणु युक्त एल्केन है और ये सम परमाणु युक्त एल्केन है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि अपने से कम और ज़्यादा वाले से ज़्यादा क्वथनांक होता है, गलनांक होता है, सॉरी। विषम संख्या वाले एल्केन में सिरे वाले मेथिल समूह कार्बन परमाणु श्रृंखला की एक ही दिशा में होते हैं। ये देखो कार्बन और इधर का भी कार्बन एक ही दिशा में है, लेकिन इसलिए जालक की अधिक सममिति में समायोजित नहीं हो पाते हैं और अंतराणुक आकर्षण बल अपेक्षाकृत दुर्बल हो जाते हैं। जबकि सम कार्बन परमाणु वाले एल्केन में सिरे वाले मेथिल समूह विपरीत दिशा में होते हैं, अतः जालक में ये अणु अधिक व्यवस्थित होते हैं, जिसमें अंतराणुक आकर्षण बल बढ़ने के कारण गलनांक बढ़ जाता है। ये भी इधर है, ये भी इधर है, दोनों विपरीत दिशा में, इसकी वजह से इनका गलनांक बढ़ जाता है। समावयवी एल्केनों में शाखाओं के बढ़ने पर क्वथनांक तथा गलनांक कम हो जाता है। समावयवी एल्केनों में शाखित एल्केनों के क्वथनांक अशाखित एल्केनों की तुलना में कम होते हैं और शाखाओं की संख्या में वृद्धि के साथ एल्केनों के क्वथनांक घटते जाते हैं। इसका कारण यह है कि किसी अणु में शाखाओं की संख्या में वृद्धि से उसकी सतह का क्षेत्रफल घटता है, जिससे अणुओं में परस्पर अंतराण्विक आकर्षण बल घटता जाता है। फलतः यौगिकों के क्वथनांक घटते जाते हैं। इसी प्रकार नॉर्मल पेंटेन का क्वथनांक आइसोपेंटेन के क्वथनांक से ज़्यादा होता है और जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके क्वथनांक या गलनांक अंतर कम होता जाता है। आगे हैं मेथेन और एथेन गंधहीन गैसें हैं। अधिक वाष्पशील एल्केन में बेंजोइक प्रकार की गंध आती है और कम वाष्पशील एल्केन गंधहीन होती है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है आपेक्षिक घनत्व बढ़ता जाता है, परंतु अधिक कार्बन परमाणु के बढ़ने पर यह 0.776 से 0.780 में निश्चित हो जाता है। रासायनिक गुण, सबसे पहले हम बात करेंगे हेलोजिनेशन यानी हेलोजनीकरण। एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हेलोजनीकरण कहलाता है। जैसे क्लोरीन से क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन से ब्रोमीनीकरण और आयोडीन से आयोडीनीकरण होता है और फ्लोरीन से फ्लोरीनीकरण होता है। एल्केन का हेलोजनीकरण उसके हेलोजन के साथ अभिक्रिया कराने में सुगमता से किया जा सकता है और हेलोजन की अभिक्रिया क्षमता निम्नलिखित क्रम में घटती जाती है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। फ्लोरीन एल्केन के साथ बहुत तीव्र गति से विस्फोट के साथ अभिक्रिया करती है, अतः फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए फ्लोरीन को नाइट्रोजन से तनु कर लिया जाता है, मतलब नाइट्रोजन से डाइल्यूट कर लिया जाता है फ्लोरीन को जब हम एल्केन से उसकी रिएक्शंस करवाते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन एल्केन के साथ मंद सूर्य के प्रकाश में अथवा पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में अथवा उच्च तापक्रम पर अभिक्रिया करती है। मंद सूर्य का प्रकाश हो गया, पराबैंगनी प्रकाश हो गया और उच्च तापक्रम हो गया। क्लोरीन और ब्रोमीन इस तरीके से एल्केन के साथ रिएक्शन करती है। मेथेन क्लोरीन से पराबैंगनी प्रकाश अथवा 573 से 673 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके क्लोरोमेथेन बनाता है।
यह अभिक्रिया इस अवस्था में ही बंद नहीं हो जाती, बल्कि क्लोरोमीथेन में शेष बचे तीनों हाइड्रोजन परमाणु भी एक एक करके क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और लास्ट में क्या बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मेथेन फिर आ जाएगा एक क्लोराइड, क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। मेथेन सूर्य के तेज प्रकाश में इतनी अधिक क्रियाशील हो जाती है कि कार्बन तथा HCl प्राप्त हो जाते हैं। ये हो गया मेथेन, ये हो गया क्लोरीन। और जब इतनी अधिक क्रियाशील हो गई कि इसमें कार्बन और HCl हमें प्राप्त हो रही है जब सूर्य का तेज प्रकाश होता है। विक्टर मेयर के अनुसार एथेन तथा इससे उच्च एल्केन में हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन एक एक करके निकट वाले कार्बन परमाणुओं से होता है। एथेन या उससे एल्केनों में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक एक करके निकट वाले कार्बन परमाणुओं से होता है। इस तरीके से होता है। देखिए विक्टर मेयर के अनुसार पहले तो सिंपल फर्स्ट पे हो गया, देन फिर ये इधर हो गया, फिर इधर हो गया। इस तरीके से उसका प्रतिस्थापन होता जाता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया। आयोडीन की एल्केन के साथ उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया में बना उत्पाद HI का एक शक्तिशाली अपचायक होने के कारण मुख्य उत्पाद आयोडो एल्केन का अपचयन कर देता है। अतः यह अभिक्रिया किसी ऑक्सीकारक जैसे HiO3 की उपस्थिति में करते हैं, जिससे कि अभिक्रिया में बना HI इसके द्वारा I2 तथा H2 में परिवर्तित हो जाता है इस तरीके से। और किसी एल्केन में विभिन्न हाइड्रोजन परमाणु की हेलोजन की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम यह होता है। तृतीयक हाइड्रोजन मतलब टर्सरी हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक। क्या बोलते हैं, CH2 कार्बीन। ये जो अपनी कार्बिन मिल रही है उसको किससे प्राप्त कर रहे हैं हम, इसको हम CH2 डबल बॉन्ड C यानी कीटीन से और डायजोमेथेन से जो पायरोलाइसिस होता है थर्मल रिएक्शन से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे क्लोरोसल्फोनीकरण या रीड रिएक्शन। पराबैंगनी प्रकाश तथा साधारण तापक्रम पर एल्केन सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और क्लोरीन Cl2 आपस में अभिक्रिया के एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया में एल्केन के हाइड्रोजन का सल्फोनिल क्लोराइड समूह यानी SO2Cl द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। इस तरीके से ये एथेन सल्फोनिल क्लोराइड बन जाएगा। और इस विधि का उपयोग किसमें किया जाता है, अपमार्जक के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है, क्योंकि ये एथेन सल्फोनिल क्लोराइड वहाँ पे काम आता है, सल्फोनिल क्लोराइड। अब बात करते हैं पायरोलाइसिस यानी ताप अपघटन। उच्च एल्केन वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वायु की एब्सेंस होना चाहिए, निर्वात वाली सिचुएशन होनी चाहिए। उच्च तापक्रम यानी 773 से 973 केल्विन पर गर्म करने पर कम कार्बन परमाणु वाले एल्केन, एल्किन और हाइड्रोजन का मिश्रण देते हैं। यह अभिक्रिया ताप अपघटन, पायरोलाइसिस अथवा भंजन कहलाती है। यहाँ देखो प्रोपेन बना दिया, एथीन बना गया और मेथेन बन गया और हाइड्रोजन निकल गई। इस तरीके से ये देता है। इसका कैसी होती है, मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि से होती है और ब्यूटेन का एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाया गया है। जो सबसे पहला पद है वो है श्रृंखला प्रारंभन पद। श्रृंखला संचरण पद में वही क्या हो जाएगा, सबसे पहले रेडिकल बनेंगे। इस तरीके से रेडिकल बन गए हैं, ये रेडिकल बन गया, ये रेडिकल बन गया, हर टाइप का रेडिकल बन जाएगा। उसके बाद वो श्रृंखला संरक्षण पद, मतलब ये दूसरे से रिएक्शन करके अपनी या तो कम करेंगे या फिर बढ़ाएंगे। यहाँ पर प्रोपीन बन रहा है, हम तो ये ताप अपघटन में पढ़ रहे थे। दूसरा पद होता है श्रृंखला संरक्षण पद। उपर्युक्त पद में प्राप्त मुक्त मूलक एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का अपहरण कर लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन परमाणु को वहाँ से ले लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को निकाल देते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, पहले तो इस तरीके से इन्होंने रेडिकल बनाया, ये CH3 बन गया, इसने हाइड्रोजन परमाणु ले लिया और इसी तरीके से ये रेडिकल यहाँ पे विस्थापित हो गया और लास्ट में जाके ये मुक्त मूलक निम्न प्रकार से टूटते जाते हैं। ये देखो H2 निकल गया, CH3 रेडिकल बन गया और प्रोपिन बन गया, यहाँ एथीन बन गया, यहाँ एथिल रेडिकल बन गया। इस तरीके से ये बनते जाते हैं और लास्ट पद जो होता है, और लास्ट में श्रृंखला समाप्ति पद में सारे रेडिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं।
अब आप बात करते हैं विहाइड्रोजनीकरण यानी डिहाइड्रोजिनेशंस। एल्केन उत्प्रेरक जैसे मॉलिब्डेनम हो गया, वेनेडियम हो गया, टीआई हो गया, सेलेनियम हो गया के ऑक्साइड इधर और टाइटेनियम और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के मिश्रण की उपस्थिति में उच्च तापक्रम यानी 773 से 973 केल्विन पर गर्म करने पर संगत एल्कीन देते हैं तथा हाइड्रोजन निकल जाती है। तो वही हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी और एल्कीन या एल्कीन बन जाती है। ऐसे एल्केन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 या अधिक हो तो उच्च ताप एवं उच्च दाब पर विहाइड्रोजनीकरण द्वारा चक्रण करके एरोमेटिक यौगिक बनाते हैं। इस विधि को हाइड्रोसंभवन अथवा उत्प्रेरकी पुनः संस्कार या पुनरुत्पादन अथवा एरोमेटिकरण कहते हैं। क्या होता है? जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 6, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 6 या अधिक हो तो उच्च ताप एवं उच्च दाब पर विहाइड्रोजनीकरण द्वारा चक्रीकरण करके एरोमेटिक यौगिक बनाते हैं। इसको हाइड्रोजन संभवन कहते हैं या उत्प्रेरकी पुनः संस्कार या पुनरुत्पादन या कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग कहते हैं, या हम इसको एरोमेटाइजेशन या एरोमेटिकरण कहते हैं। तो यहाँ देख लिए ये हेक्सेन से क्या बन रहा है, अपने पास बेंजीन बन रही है और उत्प्रेरक है एल्यूमिनिया है और उच्च दाब है। अब हम बात करते हैं समावयवीकरण की। तो समावयवीकरण क्या होता है, आइसोमराइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, आज यहाँ पे भी देखते हैं। साधारण तापक्रम में उत्प्रेरक की उपस्थिति में नॉर्मल एल्केन साक्ष्य श्रृंखला वाले समावयवी एल्केनों में बदल जाते हैं। उत्प्रेरक के रूप में हम क्या क्या ले सकते हैं, AlBr3/HBr अथवा Al2SO4 का होल ट्वाइस H2SO4। तो इसके उपस्थिति में क्या हो जाएंगे, साखित वाले समावयवी एल्केनों में बदल जाते हैं। इसको हम आइसोमराइजेशन करते हैं। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन की रिएक्शन जब हम करवाते हैं AlBr3/HBr के साथ तो हमें आइसोब्यूटेन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अगर हम इसकी नॉर्मल पेंटेन की रिएक्शन कराते हैं इसके साथ तो हमें आइसोपेंटेन और क्या प्राप्त हो रहा है, नियोपेंटेन। इस तरीके से हमें 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब हम बात करें दहन कंबशन। एल्केन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से CO2 तथा जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। बंधों के टूटने के लिए आरंभ में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बाद में श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहती है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, परंतु आरंभ करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस अभिक्रिया के सिद्धांत का उपयोग अंतर्दहन इंजन में होता है, मतलब जो इंजन में कंबशन वगैरह होता है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए CXHY अपने पास कोई एल्केन है तो उसको दहन करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, X + Y/4 O2 की हमें आवश्यकता होगी। X CO2 निकल जाएगी और Y/2 H2 निकल जाएगी। हम बात करें इससे तो यहाँ देखिए 2CnH2n+2 तो 3n+1 ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, 2n CO2 निकल गया और 2n+1 H2 यहाँ से निकल गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर CH4 की तो यहाँ पे 2 तो इसके और Y/4 4/4 कितना हो गया, तो 8 का 4 कितना हो गया, 2, तो 4 ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। देखिए X कितना था यहाँ पे, अगर मैं इसको खोलकर लिखता हूँ इस रिएक्शंस को तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ C2H8। तो X कितना है यहाँ पे 2 और Y कितना है 8, और 8 में कितने का भाग दे रहे हैं 4 का, तो 4 दूनी 8, तो कितने ऑक्सीजन हो गई, 2 तो ये ऑक्सीजन हो गई, 2 ये ऑक्सीजन हो गई। तो कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई अपने को 4 ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई। तो 4 ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई तो 2 CO2 तो यहाँ निकल गए और 4 H2O यहाँ निकल गए। तो 4 ऑक्सीजन तो यहाँ कंज्यूम हो गए और 4 ऑक्सीजन इसमें यहाँ कंज्यूम हो गए। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। 16 ग्राम मीथेन के पूर्णतया दहन से सामान्य ताप एवं दाब पर कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ मेथेन का कितना है मोलिकुलर वेट 16 ही है, तो इसका जो मोलिकुलर वेट 16 है। तो मेथेन के दहन की संतुलित अभिक्रिया को हम इस तरीके से लिखेंगे, वही CH4 को 2O2 क्योंकि यहाँ पे कार्बन तो 1 है और हाइड्रोजन 4 है तो 4/4 1, तो 1 + 1 2, तो 2 O2 की आवश्यकता होगी, तो CO2 + H2O। तो 16 ग्राम मेथेन के दहन पर 1 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। 1 ग्राम मोल, कितना ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल CO2 प्राप्त होती है। और एनटी पर किसी गैस का 1 ग्राम मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। इसलिए
22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी जब 16 ग्राम मीथेन का पूर्णतया दहन कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे 1 CO2 प्राप्त हो रही है जिसको हम 1 ग्राम मोल कर सकते हैं, तो 1 ग्राम मोल प्राप्त हो रही है और एनटी पर किसी गैस के 1 ग्राम मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर, अतः 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। इस तरीके से आज हमने किस किस के बारे में बात कर ली। हमने सबसे पहले तो बात करी हमने भौतिक गुणों के बारे में, फिर हमने सम परमाणुयुक्त एल्केन और विषम परमाणुयुक्त एल्केन के बारे में बात करी कि कि सम परमाणुयुक्त एल्केन का गलनांक अपने से कम और एक ज़्यादा का से ज़्यादा वाले कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला से ज़्यादा होता है। फिर हमने रासायनिक गुणों में हेलोजनीकरण के बारे में बात करी, नाइट्रीकरण के बारे में बात करी, सल्फोनीकरण के बारे में बात करी और आइसोमराइजेशन के बात करी, पायरोलाइसिस के बारे में बात करी और अंत में हमने उसके बारे में बात करी कंबशन के बारे में। इस तरीके आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।